हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल रैपिड मैथ से मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की, जिसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जनरली हमारा स्टूडेंट्स होता है ax प्लस by प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता था, जिसे हम ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। यदि हम इस इक्वेशन में बात करें तो हमारा a, b एंड c जो होते थे वो हमारे रियल नंबर होते थे, और हमारा a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता था और साथ ही साथ b का वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं होता था। That means हम कह सकते थे एक ऐसा इक्वेशन जो ax प्लस by प्लस c दैट इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो और x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, इसे हम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कहते थे। जनरली इसके ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता था। इस इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता था जनरली वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन होता था। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं के पेयर्स मींस ऐसा दो इक्वेशन होगा और उन्हीं दो इक्वेशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके दो इक्वेशन दो फॉर्म को लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, हम पहला फॉर्म ले सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला फॉर्म हो गया। सेकंड फॉर्म की बात करें a2x प्लस b2y प्लस c2 दैट इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब हम इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन की बात करते हैं। बिना सॉल्यूशन किए हुए हम कैसे बताएंगे कि ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इनके x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और c के कोफिशिएंट दैट मींस c का जो वैल्यू है c1/c2 इसके रेशियो को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट के रेशियो को निकालते हैं और हमारा इसमें जनरली तीन केस आता है। तो केस फर्स्ट की अगर हम बात करें, केस फर्स्ट में अगर हम a1/a2 दैट मींस x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो b1/b2 निकालते हैं। ये हम x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो निकाले और ये दोनों कोफिशिएंट अगर बराबर नहीं होता है, ये दोनों कोफिशिएंट यदि हमारा बराबर नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि इस केस में जो हमारा दो लाइन का जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ हमारा क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ये जो ग्राफ होंगे यहाँ से इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। दैट मींस यहाँ पर जो ग्राफ इन दोनों का ड्रा करेंगे वो दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेंगे। ये मान लिया कि ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, तो ये दोनों इस वे में कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। यदि हमारा सिचुएशन ऐसा आता है तब अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो दो लाइंस का या फिर कहें दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कहाँ होता है। तो ये दोनों लाइन का जो ग्राफ, ये दोनों लाइन का ग्राफ अगर हम ये ड्रा किए हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे को जितना पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उतना ही इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है। तो अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा वो सिर्फ एक होगा। दैट मींस हम लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन होगा ओनली वन सॉल्यूशन होगा। और किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पेयर्स की बात करें तो अगर इनका सॉल्यूशन हो गया, एक सॉल्यूशन हो, दो सॉल्यूशन हो या कितने भी सॉल्यूशन हो, तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। दैट मींस ये जो इक्वेशन होगा हमारा वो हमारा कंसिस्टेंट इक्वेशन होगा। दैट मींस ये इक्वेशन जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। अब हम इसमें केस 2 की बात करते हैं। केस 2 देखते हैं। केस 2 में भी सबसे पहले हम a1/a2 और b1/b2 का रेशियो निकालेंगे। ये रेशियो यदि हमारा बराबर आता है तो जैसे ही बराबर आएगा तो हम c1/c2 का रेशियो निकालेंगे।
और मान लेते हैं कि ये तीनों रेशियो हमारा जैसे ही बराबर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो लाइन है इनका जो ग्राफ होगा वह ग्राफ जो हमारा होगा वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। ये जो हमारे लाइंस होंगे वो कोइंसिडेंट होंगे। कोइंसिडेंट कहने का मतलब क्या हुआ मेरे स्टूडेंट्स कि एक लाइन का जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा तो जो दूसरा लाइन होगा उसका भी ग्राफ जो होगा वो इसी लाइन पर ऐसे जाएगा। दैट मींस यहाँ फर्स्ट लाइन भी इसी पे है और सेकंड लाइन भी इसी लाइन पे है। सेकंड लाइन का जो ग्राफ है वो भी इसी लाइन पर है। तो जितना पॉइंट पर एक लाइन दूसरे लाइन को टच करता है उतना ही सॉल्यूशन होता है। और चूंकि यहाँ पर दोनों लाइन एक ही लाइन से होकर गुजर रहा है तो हम कह सकते हैं कि हर एक पॉइंट पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को टच कर रहा है। और जब हर एक पॉइंट पर दोनों लाइन एक दूसरे को टच कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहां से इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। दैट मींस इस सिचुएशन में जो होगा हमारा सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट होगा। और हम बता चुके हैं कि यदि भी किसी भी दो लाइन का ग्राफ हो या तो फिर दो लाइन का सॉल्यूशन हो, अगर जैसे ही सॉल्यूशन होगा चाहे वो एक सॉल्यूशन हो चाहे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, जैसे ही सॉल्यूशन होगा तो वो कंसिस्टेंट होगा। दैट मींस हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में भी हमारा जो होगा वो कंसिस्टेंट ही होगा। अब हम थर्ड केस की बात करते हैं। केस थर्ड, इसमें भी हम a1/a2 का वैल्यू निकालेंगे, b1/b2 का वैल्यू भी निकालेंगे। ये दोनों बराबर हो गया, लेकिन c1/c2 जो है ये हमारा बराबर नहीं आ रहा है। That means a1/a2 b1/b2 इन दोनों का रेशियो तो बराबर है, लेकिन हमारा जो थर्ड रेशियो है ये हमारा बराबर नहीं है। यहां से जो दो लाइन का ग्राफ होगा वो दोनों ग्राफ जो होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे। ये पैरेलल लाइंस का ग्राफ होगा, ये जनरली हमारा पैरेलल लाइंस का ग्राफ होगा। और जैसे ही पैरेलल लाइन होगा तो पैरेलल लाइन के बारे में हम ये जानते हैं कि अगर ये एक लाइन दूसरे लाइन के अगर पैरेलल होता है तो ये दोनों लाइन जो होता है एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करता है। और जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। दैट मींस जो हमारा थर्ड सिचुएशन में जो हमारा इक्वेशंस आएंगे, जो दो इक्वेशन दिए रहेंगे उनका जो हमारा होगा वो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम उनको इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो ये तीन केस हमारे थे स्टूडेंट्स, जब दो इक्वेशन दिए होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उन तीनों के कोफिशिएंट दैट मींस a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के रेशियो को लेते हुए हम कैसे यह चेक करते हैं कि कौन सा इक्वेशन का ग्राफ किस वे में होगा, या तो फिर कहें कौन से इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा या नहीं होगा, इस चीज को हम पता कर सकते हैं। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेकर के चले तो सबसे पहले हम लिखते हैं 3x + 4y + 9 = 0। सेकंड की बात करें 6x + 3y + 6 = 0। ये हमारा दो इक्वेशन दिया हुआ है। तो इन दोनों इक्वेशन में हम x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो सबसे पहले निकालना चाहेंगे। तो जैसे ही x के कोफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं तो 3/6, y के कोफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं तो हमारा आता है 4/3। अब इन दोनों में अगर कंपैरिजन करते हैं मेरे स्टूडेंट्स तो ये दोनों का कंपैरिजन अगर करते हैं तो मालूम पड़ता है कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। और जैसे ही ये दोनों बराबर नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। और इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे तो इनका क्या होगा भाई, तो वन सॉल्यूशन होगा इसका। इंटरसेक्टिंग लाइन का वन सॉल्यूशन होता है। और अगर कंसिस्टेंट की बात करें तो जैसे ही सॉल्यूशन हो रहा तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, तो कंसिस्टेंट होगा। ये जो इक्वेशन होगा ये हमारा कंसिस्टेंट होगा। तो केस फर्स्ट को हम देख चुके। अगर केस 2 के लिए अगर हम बात करें तो इक्वेशन लेते हैं केस फर्स्ट। केस 2 की अगर हम बात करें तो एक इक्वेशन लिखते हैं 3x + 4y + 9 = 0। इसमें लेना चाहें तो 6x + 8y + 18 = 0। अगर हम सेकंड केस की बात करें तो यहां पर भी हम क्या करेंगे,
इन दोनों का रेशियो लेते जाएंगे। तो यहां से x का रेशियो लेंगे तो 3/6, y के कोएफिशिएंट का रेशियो लेंगे तो 4/8 और c1 और c2 का रेशियो लेंगे तो 9/18। अगर यदि हम इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो 1/2, यहां भी हमारा 1/2 आ रहा है, यहां भी हमारा 1/2 आ रहा है। दैट मींस ये तीनों रेशियो जो है स्टूडेंट्स वो आपस में बराबर आ रहा है। दैट मींस यहां से x के कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट का रेशियो और c जो टर्म था उसके कोएफिशिएंट का रेशियो आपस में हमारा बराबर आ रहा है। दैट मींस a1/a2 that is equal to b1/b2 and that is equal to c1/c2। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये जो लाइन होगा इनका जो होगा सॉल्यूशन ग्राफ जो होगा ये हमारा कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और अगर हम बात करें जैसे ही सॉल्यूशन हो रहा है तो ये कैसा होगा भाई, तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। दैट मींस ये हमारा कंसिस्टेंट भी होगा। अब हम केस 3 की बात करते हैं। 3x + 4y + 9 that is equal to 0 और हमारा सेकंड इक्वेशन रहेगा 6x + 8y + 9 is equal to 0। यहां से यदि हम a1/a2 का रेशियो निकालें तो a1/a2 का रेशियो हमारा 3/6 हो जाएगा, b1/b2 का जो रेशियो होगा 4/8 हो जाएगा और यहां से इन दोनों का रेशियो होगा 9/9 हो जाएगा। अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो 1/2, यहां भी हमारा 1/2, दैट मींस यहां हमारा 1। दैट मींस ये x का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो हमारा इक्वल तो आ रहा है लेकिन c1/c2 का रेशियो जो आपस में बराबर नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जो ग्राफ होगा वो हमारा पैरेलल लाइंस का होगा। यहां से अगर हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो जैसे ही पैरेलल लाइन हो गया तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा और जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन होगा ये हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। ये जो लाइन होगा ये हमारा कैसा होगा, तो इनकंसिस्टेंट होगा। स्टूडेंट्स अब हम इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे। तो हम ये बता दें स्टूडेंट्स कि क्लास स्टैंडर्ड 10th की लेवल के अनुसार अगर हम चले तो इन इक्वेशंस को हम जनरली 3 वे से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा मेथड होता है वो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, सेकंड जो होता है वो एलिमिनेशन मेथड होता है और थर्ड हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो हम बारी बारी से तीनों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को लेकर चलते हैं और एक एग्जांपल के माध्यम से इसे समझने को कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जनरली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो हम देख चुके हैं इसमें 2 इक्वेशन होता है। सबसे फर्स्ट हम इक्वेशन लेते हैं 2x + y that is equal to 10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन की बात करें तो 3x - 4y that is equal to 9, ये हमारा 2 इक्वेशन दिया हुआ है। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो जा रहा है, ये इक्वेशन हमारा सेकंड है। अगर हम बात करें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की तो इसमें जनरली हमें क्या करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकाल लेंगे और यहां से x या y का वैल्यू निकाल लेने के बाद उसी वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे और तब हम यहां से बारी बारी से दोनों को सोल्व कर सकते हैं। अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो मान लीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट में हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है वह 2x + y that is equal to 10। अगर हम यहां से y का वैल्यू निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं या y is equal to 10, ये 2x प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में 2x, दैट मींस y का जो वैल्यू है 10 - 2x हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 3 मान सकते हैं, इसे हम इक्वेशन 3 मान सकते हैं। अब हम इक्वेशन 2 की बात करें। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, अब हम इक्वेशन 2 की अगर बात करते हैं, इक्वेशन 2 हमारा क्या है 3x - 4y that is equal to 9, 3x - 4y that is equal to 9। अगर यहां हम देखना चाहें
तो 3x माइनस 4y माइनस 4y, y का जो वैल्यू होगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट अगर हम थर्ड यूज करना चाहें तो 10 माइनस 2x डेट इज इक्वल टू 9, या हम लिख सकते हैं 3x माइनस 4 10 40 माइनस माइनस प्लस 4 2 8x डेट इज इक्वल टू 9। या तो हम आगे लिखना चाहें या तो हम लिख सकते हैं 3x और 8x, 8 3 11x, 11x माइनस 40 डेट इज इक्वल टू 9। या तो हम कहना चाहें 11x डेट इज इक्वल टू 40 माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस में 40 प्लस 9, या हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 49 अपॉन 11, यानी कि यहां से हमारा x का वैल्यू 49 अपॉन 11 आ जाता है। अब हम क्या कर लेंगे कि इक्वेशन थर्ड में हम x के जगह पर 49 अपॉन 11 पुट कर देंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में हम x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो इक्वेशन थर्ड जनरली हमारा था y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x, या हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x दैट मींस 49 अपॉन 11। ये जो वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 98 अपॉन 11, यहां से हम लिख सकते हैं 11 और 1 का एलसीएम 11, 110 माइनस 98 जो कि हमारा वैल्यू आ जाएगा 12 अपॉन 11। इसलिए हम कह सकते हैं जो x का वैल्यू होगा हमारा 49 अपॉन 11 आ जाएगा और y का जो वैल्यू होगा वो 12 अपॉन 11 आ जाएगा। इस तरह से हम आसानी से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स इस मेथड को यूज करते हुए हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना होगा हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इस मेथड में हमें यह ध्यान देना होता है कि कैलकुलेशन हम सही करें स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें कुछ प्रोसेस है नहीं, जो प्रोसेस था वो बिल्कुल सामने है लेकिन बच जाता है हमारा कैलकुलेशन। अगर हम कैलकुलेशन सही करते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो होगा उसका सॉल्यूशन भी सही होगा। स्टूडेंट्स अब हम सेकंड मेथड एलिमिनेशन मेथड को देखेंगे। इसे जनरली हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। जनरली एलिमिनेशन मेथड में हमें करना क्या होता है कि दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट जो होते हैं उनमें से किन्हीं एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर कर देना होता है। अगर हम चाहें तो यहाँ x के कोफिशिएंट को बराबर कर दे सकते हैं, y के कोफिशिएंट को बराबर कर दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम y के कोफिशिएंट को देखें तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है। अगर हम इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये टर्म हमारा 4y हो जाएगा और यहाँ प्लस में 4y, यहाँ माइनस में 4y, दैट मींस यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा 4 बराबर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 2 में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन का बराबर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2। इक्वेशन 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मींस इक्वेशन 1 में हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में अगर हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं तो सेम लिख देंगे भाई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अगर इक्वेशन 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो लिख सकते हैं 2 2 जा 4x प्लस 2 2 जा माइनस होगा यहाँ पे माइनस, और हम प्लस 2 से इंटू कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4y दैट इज इक्वल टू 2 2 जा 4। ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। अगर हम ध्यान दें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में तो यहाँ पर ये प्लस 4y है, यहाँ पर हमारा माइनस 4y है। तो अब हम यहाँ पर ऐड करें या सबट्रैक्ट करें, तो सबसे पहले ध्यान दें एक प्लस में है एक माइनस में है, दैट मींस दोनों को हम ऐड करते हैं तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐड करना हुआ तो ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे भाई तो इसमें तो साइन चेंज नहीं करेंगे, सबट्रैक्ट करने वाले में साइन चेंज करना होता है, ऐड करने में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। ये 4 3 7x और ये हमारा 10 और 4 14।
यहाँ से हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू हमारा 14/7 दैट इज इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा। अब इसी 2 को हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड कहीं भी रख करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम मान लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू 2 रख दे रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू 2 रखने के बाद ये इक्वेशन हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 10, या तो 3 2 जा 6 प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 10, या तो हम कह सकते हैं 4y दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 6, या 4y दैट इज इक्वल टू 4, या तो हम कह सकते हैं y का वैल्यू 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। इसीलिए हमारा आया x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को यहाँ पर हम x y के कोएफिशिएंट को बराबर किए, अगर हम x के कोएफिशिएंट को बराबर करते तो क्या आंसर हमारा दूसरा आता? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसे इस मेथड से भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो किए वो y के कोएफिशिएंट को इक्वल ला कर किए। अब हम इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन x के कोएफिशिएंट को बराबर लाकर करते हैं। तो अगर हम सेकंड मेथड में यहाँ पर x के कोएफिशिएंट देखें तो 3 है, यहाँ पर x के कोएफिशिएंट देखें तो 2 है, तो इन दोनों इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट को बराबर करना होगा। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है मेरे स्टूडेंट्स कि इसके x के कोएफिशिएंट से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें और इसके x के कोएफिशिएंट से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इक्वेशन फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और इक्वेशन 2 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इक्वेशन 2 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो इतना कर लेने के बाद हम देखते हैं कि ये टर्म हमारा प्लस में है, ये भी टर्म हमारा प्लस में है। अब इतना करने के बाद हमारा जो दोनों कोएफिशिएंट हुआ ये तो बराबर आ जाएगा, लेकिन दोनों अगर प्लस में रहेगा तो हमारा ये दोनों एलिमिनेट नहीं होगा। इसके लिए दो बराबर वैल्यू को हमें घटाना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू जो बराबर आ रहा है और ये वैल्यू जो बराबर आ रहा है, इस दोनों को हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम देखें तो 3 2 जा 6x प्लस 4 3 जा 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट देखें तो 3 2 जा 6x प्लस 4 2 जा 8y दैट इज इक्वल टू 10 2 जा 20। अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y दैट इज इक्वल टू 3 2 जा 6। अगर हम यहाँ से बात करें तो इसमें हमको इसमें से इसको घटाना है, दैट मींस सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट जैसे ही करेंगे ये हमारा माइनस में हो जाएगा, ये टर्म हमारा प्लस में हो जाएगा और ये टर्म हमारा माइनस में हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से सॉल्व करें तो 6x और माइनस 6x हमारा कट जाएगा, 8y और प्लस 6y 8 6 14y दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 14। या हम कह सकते हैं y का वैल्यू हमारा यहाँ से 14/14 दैट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये 1 आया y का वैल्यू। अब इस y के वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल टू 1 पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये टर्म हमारा हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 10, या तो 3x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 10, या हम कह सकते हैं 3x का वैल्यू 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6, या तो x का वैल्यू निकालना चाहे तो 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। इसलिए हमारा यहाँ से भी x का वैल्यू जो आएगा वो 2 और y का वैल्यू जो आएगा वो 1। यहाँ से हम अगर देखें x y का आंसर, और अगर इस सॉल्यूशन से अगर इस मेथड से हम x y का आंसर देखते हैं तो दोनों का वैल्यू सेम आता है। दैट मींस हम x के कोएफिशिएंट को बराबर करके भी इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं और y के कोएफिशिएंट को बराबर करके भी इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड मेथड की बात कर रहे हैं जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इस मेथड से सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दोनों इक्वेशंस को इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देना होगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद
हम ऐसा कर सकते हैं कि x वेरिएबल था, इसे x का डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे, y और ये कांस्टेंट टर्म जो था हमारा इसके लिए 1, और ये तीनों टर्म जो होगा आपस में बराबर होगा, और ये जनरली y जो टर्म होगा मेरे स्टूडेंट्स वो माइनस में होगा। y जो होगा ये याद रखना कि हमारा माइनस में होगा। अब x के डिनोमिनेटर अगर हमें पुट करना है तो x के टर्म को छिपा दीजिए, x के पूरे टर्म को छिपा दीजिए। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8 -8 और माइनस का साइन लगाएंगे और -10 में -2 दैट मींस प्लस में 20, ये हमारा टर्म आएगा। अगर y के डिनोमिनेटर को छिप लगाना है तो y के टर्म को छिपाएंगे। अब यहां से देखें तो 3 2 जा 6 -6 माइनस प्लस -20 और बीच में हमें माइनस का साइन लगाना है। उसी तरह से अगर कांस्टेंट की बात करें तो 3 2 जा -6 बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, 4 2 जा 8। अब यहां से अगर देख पाते हैं तो ये टर्म हमारा हो जाएगा x अपॉन माइनस 20 और 8 28 दैट इज इक्वल टू माइनस y अपॉन ये टर्म -6 माइनस प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन -14, या तो हम यहां से लिख सकते हैं x अपॉन -28 दैट इज इक्वल टू माइनस y अपॉन ये हमारा टर्म आ जाएगा 14 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन -14। स्टूडेंट्स अब हम यहां से देख पाते हैं कि ये तीनों टर्म आपस में बराबर है। तो ये तीनों टर्म जब आपस में बराबर है तो हम इतना के बराबर इतना भी लिख सकते हैं, इतना के बराबर इतना भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ इतना के बराबर इतना भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि हम इन दोनों को बराबर करेंगे मेरे स्टूडेंट्स तो सिर्फ x और y में रिलेशन आएगा, हमारा x और y का वैल्यू नहीं आएगा। लेकिन यदि इतना और इतना को बराबर करते हैं, इन दोनों को बराबर करते हैं तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, और अगर हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को बराबर करते हैं, दैट मींस x अपॉन -28 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन -14, या तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू -28 अपॉन -14 दैट इज इक्वल टू -14 2 जा 2। x का वैल्यू हमारा 2 आ जाता है, x का वैल्यू हमारा 2 आ गया। अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें दैट मींस -y अपॉन 14 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन -14, या तो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू ये माइनस टर्म हमारा उधर चला जाएगा -14 अपॉन -14 दैट इज इक्वल टू 1। इसीलिए हम कह सकते हैं x का वैल्यू हमारा 2 और y का वैल्यू 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स इस वे में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करते हुए ये दो इक्वेशन को आसानी से सोल्व करके x और y के वैल्यू ला सकते हैं। लेकिन इसमें हमें सबसे बड़ा बात ध्यान यह देना है कि हमारा x का न्यूमरेटर तो प्लस में होता है मेरे स्टूडेंट्स, लेकिन y का न्यूमरेटर जो होता है वो हमें माइनस में लेना होता है। स्टूडेंट्स इस तरह से हम आज के क्लास में लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से रिलेटेड कुछ बेसिक्स को भी देखें। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से रिलेटेड किसी भी दो इक्वेशन को कैसे हम सोल्व कर पाते हैं, सॉल्यूशन कितने निकलते हैं, उनका ग्राफ कैसा होता है, ये सब देखें। उसके बाद हम लोग यह देखें कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल दिए होते हैं तो उनका सॉल्यूशन हम तीन मेथड से कैसे कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।